हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं आरसीडीएफ एग्जाम जो हमारा हुआ था 25 अगस्त को नून शिफ्ट में। जूनियर अकाउंटेंट परचेस स्टोर कीपर वाला एग्जाम था हमारा। पार्ट 1 देखेंगे आज हम। अ, पूरा मेमोरी बेस्ड है एग्जाम्स, क्योंकि पता है आपको ऑनलाइन एग्जाम था। फिर भी ये एक ऑफिशियल आंसर की नहीं है, नीचे मैंने लिख दिया है क्वेश्चन कि आप प्लीज इसको अपने ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उससे मिलान कर लें। क्वेश्चन देखते हैं हम, जो भी मेमोरी पे मुझे याद है। पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। गुड्स इन प्रोसेसिंग टिल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है गुड्स इन प्रोसेसिंग? तो डब्ल्यूआईपी कहलाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। एज पर आईएएसबी सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विद द नेम ऑफ आईएफआरएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरएफएस? फुल फॉर्म पूछी थी आईआरएफएस की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यही फुल फॉर्म है इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अकाउंटिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट्स assumption, which of these is correct अकाउंटिंग इक्वेशन? तो हम सबको पता है 11वीं क्लास से हम पढ़ते हैं कि कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सिंपल है गाइस। चौथा देखते हैं। आउट ऑफ विच इज द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, पूंजीगत खर्चा क्या है? तो उसमें सभी जो ऑप्शन दे रखे थे वो सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं थे। परचेज ऑफ कार एक बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है गाइस, या परचेज ऑफ कोई भी मशीनरी परचेज कर रहे हो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है गाइस। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विल नॉट रिकॉर्ड विच ट्रांजेक्शन आउट ऑफ दीज? तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो है वो कौन सा ट्रांजेक्शन इन सब में से जो ऑप्शन दे रखे थे उनमें से रिकॉर्ड नहीं करेगा? तो मुझे लगता है कि डिस्प्यूट बिटवीन डायरेक्टर्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, बिकॉज ये एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट यही कहता है कि जो ट्रांजेक्शन इन मनी में है, पैसों में ट्रांजेक्शन है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में। ये एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन था, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन छठा है। डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, मूल लागत कहलाती है गाइस। सातवां, द लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज कहलाती है गाइस। सिंपल परिभाषा थी। रॉ मटेरियल्स केप्ट इन विच रिक्वायर्ड जस्ट ओनली फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड, कुछ रॉ मटेरियल्स हम कंपनी सिर्फ प्रोडक्शन के लिए रखती हैं, इतना ही बाकी रखती हैं, तो उसको हम जस्ट इन टाइम बोलते हैं। ठीक है। गोल्डन रूल, डेबिट all the expenses and losses and credit all the incomes and gains is related to which type of account? तो नॉमिनल अकाउंट में ये रूल लागू होता है गाइस। जैसे P&L अकाउंट, P&L अकाउंट में सारा देखते हैं आप, डेबिट सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं और क्रेडिट सारी इनकम्स और गेन्स होती हैं। गाइस समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू पर यूनिट इन म्यूचुअल फंड्स? देखो म्यूचुअल फंड सबके लिए नया है, बट मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया था तो मैंने उसके बारे में पढ़ा था। तो उसमें यही होता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, मतलब जो कैपिटल आ जाती है, कैपिटल इक्वल्स टू कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी के हैं, वो उतना पार्ट म्यूचुअल फंड में पर यूनिट ऐड होता है। तो वो म्यूचुअल फंड की जो कैलकुलेशन है वो इस डेफिनेशन पे बेस्ड होती है गाइस। 11वां देखते हैं। नेट प्रॉफिट 25% ऑफ सेल था, वेयर सेल इज 5 लाख। जीपी दे रखा था हमको 1.5 लाख रुपए, और तो कैलकुलेट करना था सुपर प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट 25,000 आएगा। ये मैंने इस तरह से दे रखा है गाइस। 5 लाख का 25% होता है 1.5 लाख रुपए, और तो 1.5 लाख में से जो दे रखा है जीपी, उसमें से 1,25,000 जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो घटाएंगे तो 25,000 जो हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। हमने ज्यादा कमाया, आधिक्य कमाया। राइट गाइस, आगे चलते हैं। एसेट्स गिवन फॉर यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड फर्स्ट पार्टी कैन पे इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड हायर परचेज। ये हायर परचेज मैंने लिखा है। कुछ लोगों ने लीज भी आंसर किया, पर मुझे जहां तक लगता है हायर परचेज होगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट की बात आ गई थी कि छोटे छोटे टुकड़ों में अमाउंट दे सकते हैं, तो वो हायर परचेज का ही ऑप्शन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं गाइस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज शोन अंडर विच हेड? तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमारी होती है वो हमारी करंट एसेट्स का पार्ट बनती है, बिकॉज ये वेरिएबल होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, इसलिए बदलती रहती है, इसलिए इसको करंट एसेट माना जाता है। कंपनीज लॉन्ग टाइम फाइनेंसिंग सोर्स, कंपनी का जो लॉन्ग टाइम फाइनेंसिंग सोर्स क्या होता है? तो इक्विटी होता है, हमको पता है, शेयर के आईपीओस निकालती है कंपनीज, उसी से उनकी फंडिंग होती है। ठीक है। बुक ऑफ फाइनल एंट्रीज कॉल्ड, तो लेजर होता है, खाता बही जो होती है वो एंट्रीज की जो लास्ट स्टेज होती है। ठीक है। पहले इक्वेशन में समझ लेते हैं। वाउचर सबसे पहले होते हैं, उसको जर्नल एंट्री की जाती है, उसके बाद लास्ट में उसको लेजर्स में फाइनल एंट्रीज की जाती हैं, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं। तो बुक एंट्री की सबसे लास्ट पोजीशन क्या होती है? लेजर्स गाइस। आगे चलते हैं। सैलरी पेड टू स्टाफ इज टाइप ऑफ व्हिच एक्सपेंसेस हेड? तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाएगा। कुछ लोगों ने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, बट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल को करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं
वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। ये ऑफिस चलाने के खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी स्टाफ को दिए, तो ऑफिस मैनेजमेंट के खर्चे हैं, तो इसकी साइड में आएंगे। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रीजेबल वैल्यू, या तो लागत या जो भी उसको बेचने से अधिकतम मूल्य आ जाएगा, वो जो भी इन दोनों में से जो कम है उस पे स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है। इजी है गाइस, 11वीं क्लास में पढ़ा था हमने। इन प्रेजेंट हाईली डिमांड इन प्रोडक्शन गुड्स इज कॉल्ड, एफएमसीजी बोलते हैं गाइस, फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स, जैसे ये उपभोक्ता बाजार होते हैं उसमें सारे एफएमसीजी गुड्स बिकते हैं। ठीक है गाइस, इजी है। Opening balance of an asset is 22 lakhs and closing balance is 20 lakhs. Then calculate depreciation. Easy, बिल्कुल easy है। 22 लाख ओपनिंग में था, क्लोजिंग नेट ब्लॉक 20 लाख रुपए है, तो 2 लाख हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो ये हमने पूरा लिख ही दिया है। 20 क्वेश्चन है, a branch of accounting where accounts of another person are kept is called, दूसरों का लेखा किया जाता है, जहाँ उस मतलब जिस अकाउंटिंग में, तो उसको फिड्यूशियरी अकाउंटिंग कहते हैं। सिंपल था ये भी, सीए के स्टूडेंट है उन्होंने इजीली कर लिया होगा। इसमें एक आंसर ये भी था कि फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या होती है, तो उसको हम जासूसी लेखा बोल सकते हैं। इसमें एग्जांपल मैंने दिया, सॉरी इसको डेफिनेशन में मैंने दिया है, इट एग्जामिन्स डाटा टू डिटरमाइन वेयर मिसिंग मनी हैज गॉन एंड हाउ टू रिकवर इट। देखिए ये जो जासूसी लेखा होता है वो ये देखता है कि फ्रॉड कहाँ पे हो गया, गबन कहाँ पे हो गया, और उसको रिकवर कैसे किया जाना है। वही फोरेंसिक अकाउंटिंग की मेन विशेषता होती है गाइस। पोर्टल रिलेटेड टू टीडीएस तो सभी को पता होगा, जो सीए स्टूडेंट हो गए जो काम कर रहे हैं पहले से, ट्रेसर्स में आप उसको देख सकते हैं, राइट, टीडीएस की डिटेल्स। पोर्टल वेयर गवर्नमेंट बॉडीज एंड अनदर लोकल बॉडीज कैन परचेज प्रोडक्ट्स ऑन गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स। ठीक है, ये हम सबको पता है। जैम पोर्टल होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो पहले से संविदा में काम कर रहे हैं उनको यह पोर्टल रोज काम में लेना होता होगा, तो इजी है। क्वेश्चन रिगार्डिंग शिपमेंट एंड कंटेनर ऑन सी पोर्ट। अभी क्वेश्चन पूरा मुझे याद नहीं है, बट ये सी पोर्ट का कुछ था कि हम वहां पे उनको उतारते नहीं और वो पहले ही वो सी पोर्ट से ले जाते हैं कंटेनर को, तो उसके लिए एक जो पेनल्टी चार्ज होती है वो डेमोर्ज होती है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, टाइप ऑफ पेनल्टी होती है। 24वां क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। गाइस सिंपल था। Who is responsible for any decision related to GST? GST के कोई भी डिसीजन होते हैं उसके लिए जीएसटी काउंसिल जो हमारी है बॉडी, जो हमारी इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो हमारी जिम्मेदार होती है गाइस। 26वां क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 5 लाख एंड लायबिलिटीज इज 2 लाख, देन एसेट्स, तो वही फॉर्मूला 7 लाख रुपए काउंट हो जाएगी एज पर कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे, अपने आप आ जाएगा गाइस। 28वां क्वेश्चन आ जाएगा, find the method of depreciation where fixed amount is depreciated in every year is called straight line method। सीधी रेखा पद्धति, हम हमेशा फिक्स्ड जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको एसएलएम मेथड बोलते हैं। क्लियर था ये भी। टर्म यूज्ड इन टेंडर प्रोसेस एट द लोवेस्ट बिड लेवल। अब ये जो काम करते हैं टेंडर में उनको पता होगा कि L1 L2 L3 L4 ये निचले से निचले क्रम में आते हैं, कि L1 जो होता है वो सबसे लोवेस्ट होता है और L4 जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है गाइस। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ प्लेस वेयर फेयर चांसेस आर गिवन टू न्यूली इमर्ज्ड पर्संस और कंपनीज इज कॉल्ड ओपन टेंडर। ओपन टेंडर में सभी को छूट होती है कि वो कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट का हो वो अप्लाई कर सकता है, न्यूली हो या फ्रेशर हो या पहले से काम कर चुका हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है गाइस। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने गाइस इसमें दिए, मुझे जो याद थे, और मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आगे किसी भी एग्जाम्स के लिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ गाइस मैंने सोचा है, जहां तक मुझे लग रहा है अनरिजर्व कैटेगरीज की 85 से 90 के बीच में जाएगी, और एसटी एससी का जहां तक मुझे लगता है कि 75 से 80 या 85 भी जा सकती है, 80 भी जा सकती है, 82 भी जा सकती है। तो जहां तक लड़कियों की बात है कि लड़कियों की इसमें मेरिट कम भी जा सकती है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि एग्जाम्स में बिल्कुल लड़कियां दिख ही नहीं रही थी, सारे लड़के ही थे चारों तरफ, तो सिंपल सी बात है कि गर्ल्स की मेरिट कम जा सकती है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जितना मुझे याद था मैंने उसमें बताने की कोशिश की है। क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन मैंने बताया। आपको लगता है कि आपको और भी कुछ इसके अलावा क्वेश्चन याद है तो प्लीज कमेंट करिए। आपको लगता है कि मेरा कोई आंसर गलत है तो प्लीज मुझे बताएं। मैंने ये अपनी मेमोरी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन मुझे याद थे वो बताए हैं। आगे इसी तरह की वीडियो बनाता रहूंगा गाइज। लाइक कीजिए चैनल को और हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।